हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का अध्याय ध्वनि, जिसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम ध्वनि की आवृत्ति, आवर्तकाल, ध्वनि का वेग और तरंग दैर्ध्य, श्रृंग और गर्त आदि टॉपिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट को देखें। मैं पार्ट फर्स्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँ, उसके बाद इस पार्ट को देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ध्वनि की तीव्रता। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी एक से एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितनी ध्वनियाँ गुजर रही हैं, उनकी ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। अगर हम बात करें विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल की, तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में ठोस से कम होती है और गैस में सबसे कम होती है ध्वनि की चाल। अब ध्वनि की चाल ताप पर निर्भर करती है। जैसे कि मान लें हम ध्वनि की चाल अधिक कब होगी? जब ताप अधिक होगा, यानी ताप अधिक होगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम लोहा, पानी और CO2, तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल लोहे में होगी, उसके बाद पानी में और उसके बाद CO2 में। अगर मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो तुम्हारी ध्वनि की चाल है वो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड, और 22 डिग्री सेल्सियस पर होती है आपकी ध्वनि की चाल 334 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके एग्जाम्पल हैं ध्वनि की चाल के ताप पर निर्भरता के। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा ध्वनि का परावर्तन। तो जब ध्वनि किसी एक माध्यम से आकर ठोस या द्रव से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो इस घटना को, यानी इस घटना को किसको? इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपने प्रकाश का परावर्तन भी देखा होगा, उसी प्रकार ध्वनि का परावर्तन भी है। अगर हम बात करें ध्वनि परावर्तन नियमों की, तो सबसे पहला नियम होता है कि आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाश वाले चैप्टर में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसी प्रकार आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा नियम है ध्वनि के परावर्तन का कि ध्वनि के आपतन होने की दिशा एवं परावर्तन होने की दिशा के बीच बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि अर्थात अगर मैं आपतन कोण को, यानी ध्वनि जिस दिशा से आ रही है और कोण बना रही है उस दिशा के कोण को मैं मान लूँ आई, यानी आपतन कोण, और जो जिस दिशा से परावर्तित हो रही है उस दिशा के कोण को मान लूँ मैं R, तो कोण I बराबर कोण R, ये होता है आपका ध्वनि परावर्तन का दूसरा नियम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखो हम चित्र बना हुआ है कि ये कोई सतह है जिससे टकराकर ध्वनि यहाँ से आ रही है और यहाँ से निकल रही है, तो ये क्या है? बीच में इनके अविलंब। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोल रहे हैं I, यानी आपतन कोण, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोल रहे हैं यानी परावर्तन कोण। उसके बाद आती है आपकी प्रतिध्वनि, यानी ध्वनि के प्रति लौटना, प्रतिध्वनि। तो किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली एक ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कभी भी आप कभी पहाड़ों के अंदर घूमने गए हो या ऐसी किसी सुनसान जगह पर गए हो, तो आपने वहाँ पर या तो ताली बजाई हो या फिर कोई आवाज़ लगाई हो, तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात तुम्हारी ध्वनि तुम्ही को रिटर्न होकर सुनाई देती है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं इसी को? प्रतिध्वनि। जैसे कि मान लो आप यहाँ से खड़े होकर चिल्ला रहे हो, ये चित्र द्वारा समझा रहा हूँ मैं इसमें, कि जैसे कि आप यहाँ से खड़े होकर चिल्ला रहे हो, दीवार से यानी पहाड़ से टकरा रहे, आपके जो चिल्लाए आपके शब्द निकल कर गए वो यहाँ से टकराए तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो यहाँ रिटर्न होकर वापस आ जाएंगे। तो ये है आपका ध्वनि का परावर्तन यानी प्रतिध्वनि। ध्वनि का बार बार सुनाई देना है, रिटर्न होके सुनाई देना ही क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। जैसे कि मान लो अगर हम मान लें कि 1 सेकंड टाइम लग रहा है ध्वनि को जाने 22 डिग्री सेल्सियस पर, अगर उसका वेग है 344 मीटर प्रति सेकंड, तब दूरी कितनी होगी? तब उसके लिए दूरी निकालेंगे तो हमारा सूत्र होता है वेग बराबर दूरी बट्टे समय, यानी दूरी बराबर वेग इंटू समय। अगर दूरी निकालेंगे तो 344 इंटू 0.1 जिस टाइम लग रहा है, तो वेग कितना है? 344, समय कितना है? टाइम कितना? 0.1 सेकंड। तो दूरी है जो आपकी, वो दूरी कितनी होगी? 34.4 मीटर।
अब देखो ये दूरी कब की है, दोनों तरफ की दूरी है ये। देखो इसमें कम दिखाई पड़ रहा है, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उनको सुने। यदि देखो प्रतिध्वनि की चाल अवरोधक की दूरी कितनी है, 34.4 है। अब एक साइड की दूरी की बात करें हम, तो एक साइड की दूरी होगी आपकी 17.2 मीटर। कितनी होगी, 17.2 मीटर। और 34.4 मीटर दूरी है, वो दोनों साइड की दूरी है। और अगर एक साइड की दूरी की बात करें तो कितनी होगी, 17.2 मीटर। ठीक है। इसी प्रकार बारंबार परावर्तन की जो बादलों की टकराव की जो ध्वनि सुनाई देती है आपको, वो भी किस प्रकार सुनाई देती है, बारंबार परावर्तन के कारण। उसके बाद आपका टॉपिक आता है अनुरणन। यानी देखो अगर किसी भवनों में उत्पन्न भवनों यानी किसी भवनों या दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक ध्वनि गूंजती रहती है, तब तक गूंजती रहती है जब तक कि यह सुनाई नहीं दे ना पड़े, न सुनाई देना बंद ना हो जाए, तब तक सुनाई पड़ती रहती है। तो इसे अब ये होता क्या है, बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बोध होता है, यानी गूंजती रहती है। निर्बोध का मतलब बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि गूंजती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, अनुरणन। क्या कहलाता है, अनुरणन। आपने देखा होगा कि जो सेमिनार हॉल होते हैं और आपके मीटिंग हॉल होते हैं, उनकी जो छतें हैं वो वक्राकार बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है वक्राकार, क्योंकि वहाँ पर बारंबार परावर्तन होता है, यानी अनुरणन होता है, और वो ध्वनि गूंजती रहती है और लंबे टाइम तक सुनाई देती रहती है। अब अनुरणन को कम किस प्रकार किया जा सकता है, तो अनुरणन को कम करने के लिए या तो आप देखो फाइबर लगाओगे, या छतों यानी दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाओगे, जैसे संपीड़ित फाइबर या खुरदरी प्लास्टिक, या अथवा पर्दे लगाने पड़ेंगे आपको अनुरणन को कम करने के लिए। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है माँ कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। क्या है, कोई मनुष्य, आप ही मान लो आप किसी खड़ी चट्टान के पास खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, उसकी प्रतिध्वनि आपको 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड है तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इस डायग्राम से समझते हैं कि आप ये यहाँ से खड़े होकर चिल्ला रहे हो और आपकी ध्वनि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रही है, 2 सेकंड। कितना, 2 सेकंड का। अब उसका वेग कितना है, 316। कितना है, 316 नहीं, 340। कितना है, सॉरी, 340 मीटर प्रति सेकंड। आपको दूरी पूछा गया, आपको किसकी दूरी पूछी गई है, तो आपके और पहाड़ी के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बट्टे समय, यानी v बराबर डी बट्टे टी। हमें क्या निकालना है, डी, तो डी बराबर v इंटू टी। अब डी बराबर v इंटू टी, वी कितना है, 340 मीटर, और टी कितना है, 2, तो 340। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 692। कितना हो जाएगा, 692। सॉरी इसमें मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है इसमें, यही है 340 इंटू 2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 692। कितना हो जाएगा, 692। लेकिन देखो दोनों तरफ की दूरी आ रही थी 692 मीटर। अब क्या करोगे, दोनों तरफ की दूरी आ रही है, लेकिन उसने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा है मनुष्य और पहाड़ी के बीच की दूरी। तब क्या करेंगे हम, 692 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 340 मीटर। कितना आ जाएगा, 340 मीटर। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, सही है। अगला क्वेश्चन है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच दूरी कितनी होगी। सेम टू सेम सवाल है, जैसे ऊपर किया वैसा ही। देखो ध्वनि कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद। अब वेग कितना है उसका, 342 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी निकालनी जैसे ऊपर वाले सवाल में निकाली थी उसी प्रकार दूरी निकालनी हमें इसमें। तो क्या करेंगे हम, वी बराबर डी बट्टे टी सूत्र लगाएंगे, हमें निकालनी डी। तो डी बराबर क्या बन जाएगा, बचड़ोना करने पर वी इंटू टी। अब वी कितना दिया है हमें, कितना, 342 इंटू 3, 342 वी दिया, टी कितना दिया, 3 सेकंड। अब जैसे ही आप 342 इंटू 3 करोगे तो आंसर आएगा आपका 1026 मीटर। लेकिन उसने क्या पूछा है, पहाड़ी और मनुष्य के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 1026 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि ये जो 1026 मीटर आपकी दूरी वो दोनों तरफ की दूरी है जो ध्वनि ने ट्रैवल की है। लेकिन हमें एक साइड की निकालनी है, मनुष्य और पहाड़ी के बीच की, तो इसको डिवाइड कर देंगे तब आंसर आ जाएगा आपका 513 मीटर। कितना आ जाएगा, 513 मीटर। ठीक है। अब आते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, यानी जो ध्वनि बार बार परावर्तन कर रही है उसके उपयोग क्या, कहाँ कहाँ होता है। पहला है आपका मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर अथवा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र,
सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि विशेष ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। मतलब जो आपके मेगाफोन है, लाउड स्पीकर हैं, हॉर्न है, तूर है, शहनाई है, इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इनकी ध्वनि सभी दिशाओं में नहीं फैले बल्कि एक विशेष दिशा में जाए, जिस दिशा में आप पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा उपयोग है स्टेथोस्कोप। एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। अब स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप की नली जैसी होती है और जो लीड लगाया होता है कान में, स्टेथोस्कोप की लीड से बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। वहां पर भी किसका उपयोग होता है? ध्वनि के बहुल परावर्तन का। उसके बाद है तीसरा उपयोग कंसर्ट हॉल। सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। अभी मैंने बताया था कि जो कंसर्ट है उनमें मीटिंग हॉल होते हैं, सम्मेलन कक्ष होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, उनकी जो छतें वक्राकार बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। ये होते हैं आपके ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। उसके बाद है ध्वनि के प्रकार। अब ध्वनि के प्रकारों में बात करें तो सबसे पहले आते हैं श्रव्य ध्वनि, यानी वह ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं, उसके क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि। अगर इसकी परास की बात करें तो श्रव्य ध्वनि की परास होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक। इतनी ध्वनि को आप सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकते। अगला आता है आपका अश्रव्य ध्वनि, यानी वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब किसकी ध्वनि होती है? तो राइनोसेरस एक जीव है, रोंडा गेंडा कहते हैं, उसकी जो ध्वनि आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो कितनी होती है? अश्रव्य ध्वनि के बराबर, यानी 20 हर्ट्ज से कम। अब पराश्रव्य ध्वनि तो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज की ध्वनि, जिसको आपको सुनने में भी दिक्कत होती है। उसके बाद है पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग। अब पराश्रव्य ध्वनि का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पराध्वनि या पराश्रव्य प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विशेष आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। दूसरा उपयोग आपका पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। देखो, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारें होती हैं या अन्य दोष, यानी अन्य कोई भी चीज़ मालूम लगानी है आपको, तो इसका उपयोग वहाँ भी किया जा सकता है। धात्विक लटकों को प्राय धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि है उसका भी उपयोग वहाँ पर किया जाता है। उसके बाद है पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी यानी ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी बोलो या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ई का मतलब इलेक्ट्रो, सी का मतलब कार्डियो, जी का मतलब ग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पराध्वनि संसूचक। एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है, जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे। एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा किसी भी अंग का प्रतिबिंब बनाकर मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। यानी अल्ट्रासोनोग्राफी में भी जो आपकी पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि है उसका उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं को पता लगाने में किया जाता है। देखो, अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो गर्भकाल में भ्रूण की जांच के लिए, उसके जन्मजात दोषों या उसकी वृद्धि में जो अनियमितता यानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यानी विकास के लिए, उसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग है आपका पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी
को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। यानी परागध्वनि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो गुर्दे के अंदर पथरी हो जाती है छोटे, तो उसके बारीक कणों में तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका परागध्वनि का। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद कहाँ यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर खत्म होता है आपका अध्याय ध्वनि। यदि वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।